नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। घर में घुसते ही चंद्रिका के बिगड़ते तेवर देखते ही रवि को समझ आ गया था कि आज कुछ हुआ है, वरना रोज वह मुस्कुरा कर स्वागत करती है। आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है? चंद्रिका बोली। दीदी का पत्र आया है। चंद्रिका के हाथों की तरफ ना देखते हुए रवि बोला, रख दो जरा, कपड़े तो बदल लूं। पत्र कहीं भागा जा रहा है क्या? रवि के बदलते हुए तेवर देखकर चंद्रिका सोचने लगी कि आज इन्हें क्या हुआ, वरना तो हमेशा ही अपनी बहन का पत्र झपट कर लेते हैं। आज पत्थर को इग्नोर कैसे कर दिया। हर वर्ष गर्मी की छुट्टियों में नंद के आने का सिलसिला बहुत पुराना है, लेकिन विवाह के पिछले 5 वर्षों में ऐसा शायद पहले कभी नहीं हुआ कि चंद्रिका ने उनके आने को लेकर जोरदार तकरार ना की। बेचारी नंद जो इतनी आस और प्यार के साथ अपने इकलौते छोटे भाई के घर से मान और सम्मान की आशा लेकर आती थी, वह चंद्रिका के रूखे और कर्कश व्यवहार के चलते चंद दिनों में ही वापस लौट जाती थी। रवि को अपनी बहन से बहुत लगाव है, हो भी क्यों ना, वह उससे 10 वर्ष बड़ी। जब रवि का जन्म हुआ तो माँ दुनिया छोड़कर चली गई। वह दीदी ही तो थी जिसने रवि को माँ बनकर पाला। वह ना होती तो रवि का ना जाने क्या होता। यह सोचकर ही रवि की आंखें भर आती, वह उसके लिए बड़ी बहन ना होकर माँ थी। रवि सोचने लगा, कैसे भूल सकता हूँ मैं बचपन से लेकर जवानी तक के उन दिनों को जिन्हें बहन ने ममता और प्यार से सींचा था। कल्पना तो शादी भी करने को तैयार नहीं थी, परंतु रिश्तेदारों के ताने और बेटी की बढ़ती उम्र से चिंतित पिता ने उसे अपनी कसम दे दी और विवाह के लिए मजबूर कर दिया। बहन के विवाह के समय रवि बीए में पढ़ रहा था। विवाह के बाद भी कल्पना ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसके जीजाजी अच्छे स्वभाव के थे, भाई बहन के प्यार की तड़प समझते थे, इसीलिए कभी बीच में बाधा नहीं बने। चंद्रिका को भी कल्पना ही ढूंढ कर लाई थी। रवि को आज भी याद है कि किस तरह से उसकी बहन उसके विवाह के लिए बावरी हो उठी थी। रवि के विवाह के बाद कल्पना जब पहली बार मायके आई थी तो चंद्रिका ने उसका स्वागत बड़े ही उत्साह से किया था। कल्पना भी अपने छोटे भाई की खुशहाल गृहस्थी को देखकर खिल उठी थी। रवि अपनी बहन कल्पना को बहुत अधिक आदर सम्मान दे रहा था। वह उनके साथ बैठकर घंटों बातें करता रहता। इसी बीच चंद्रिका अपने आप को अकेला महसूस करती थी। वह बहन भाई की बातों के बीच घुसना चाहती थी, लेकिन रवि उसे मौका ही नहीं देता था। चंद्रिका खींचकर रसोई में खाना बनाने घुस जाती। बहुत मेहनत और लगन से खाना बनाती, परंतु रवि एक पल में उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। वह कहता, यह क्या बना दिया? पता है तुम्हें, दीदी को पालक पनीर की सब्जी अच्छी लगती है, शाही पनीर की नहीं। फिर वह चंद्रिका को पकड़कर रसोई से बाहर ले आता और कहता, आज तो मैं दीदी के हाथों का बनाया हुआ ही खाऊंगा। दीदी आप बनाओ खाना। चंद्रिका को कुछ भी ढंग का बनाना नहीं आता। फिर दोनों भाई बहन रसोई में हंसी ठिठोली करते रहते और खाना बनाते। इन दोनों के बीच चंद्रिका अपने आप को अपराधी सी मानकर एक तरफ खड़ी रहती। नंद कल्पना कभी कभार चंद्रिका को अपने साथ लेने की कोशिश करती, लेकिन रवि हंसी मजाक में उनके बीच दीवार बन जाता। पता नहीं भाई बहन का अटूट स्नेह था या फिर चंद्रिका की ईर्ष्या। आइंदा जब कभी नंद कल्पना आती तो चंद्रिका का व्यवहार तीखा हो जाता। वह अंदर ही अंदर जलने लगती। कल्पना ने भी शायद यह स्थिति भांप ली थी, इसीलिए अब उनका मायके आना बहुत कम होता जा रहा था। इस बार कल्पना पूरे 1 वर्ष बाद आ रही थी। पिछली बार जब आई थी तो चंद्रिका ने रवि से इतना झगड़ा किया था कि वह 4 दिन में ही वापस लौट गई थी। जितने दिन कल्पना मायके में रही, चंद्रिका ने बिस्तर से नीचे कदम भी नहीं रखा। हमेशा सिर दर्द और कमर दर्द का बहाना बनाकर कमरे में ही पड़ी रहती थी। रवि अपनी बड़ी बहन को काम में लगा हुआ देखकर झुंझला उठता और चंद्रिका से झगड़ा कर बैठता। एक दिन चंद्रिका ने तीखी आवाज़ में कहा, तुम क्या समझते हो मैं बहाना बना रही हूँ? वैसे भी तुम्हें तुम्हारी दीदी के सिवा और कोई दिखता ही कहाँ है। तुम्हें तो मेरे किए काम कभी पसंद आते ही नहीं। तुम्हारी बहन हर काम में परफेक्ट है और मैं फुअड़ गवार, यही कहना चाहते हो ना तुम? झगड़ा बहुत अधिक बढ़ गया। कल्पना अगले दिन सुबह ही अपने ससुराल चली गई। रवि ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं मानी और बोली, जब संबंध सामान्य हो जाए तब वे फिर आएंगे। रवि ने चंद्रिका को इसके लिए कभी माफ़ नहीं किया।
दोनों के बीच लंबी खामोशी पसर गई। तनावपूर्ण वातावरण देखकर एक दिन पिताजी ने रवि को समझाया, बेटा, पति पत्नी के संबंध का अजीब ही कायदा है। इस रिश्ते के बीच किसी तीसरे की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं होती। रवि बोला, लेकिन पापा, दीदी कोई गैर नहीं है। पिताजी बोले, बेटा, विवाह के बाद सबसे नज़दीकी रिश्ता पति पत्नी का ही होता है, बाकी संबंध गौण हो जाते हैं। किसी भी रिश्ते को बहुत अधिक अहमियत नहीं देनी चाहिए। एक रिश्ता दूसरे पर हावी नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी सुखी नहीं रह पाता। अब तुम ही बताओ, तुमने पति पत्नी के रिश्ते से ज़्यादा भाई बहन के रिश्ते को अहमियत दी। तुम्हारी दीदी क्या इससे खुश है? तुम पति पत्नी के बीच में जो लंबी खामोशी पसरी हुई है, वह मुझे और तुम्हारी बहन को बहुत कष्ट पहुंचा रही, क्योंकि हम दोनों ही तुम्हारे सुखी जीवन की कामना करते हैं। रवि बोला, तो मैं क्या करूं पिताजी? चंद्रिका की खुशी के लिए बहन से रिश्ते तोड़ दूं? आप तो जानते हैं कि दीदी का मेरे जीवन में कितना उच्च स्थान है। पिताजी बोले, संबंध तोड़ने के लिए कौन कहता है? यह तो तुम भी जानते हो कि बहू चंद्रिका मन की बुरी या झगड़ालू नहीं, वह मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती है। तुम्हारे लिए वह आदर्श पत्नी भी है। रवि थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, पिताजी, वह मेरा और आपका ख्याल रखती है, फिर दीदी से उसे क्या दुश्मनी? पिताजी बोले, कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई दोषी है तो वह स्वयं तुम हो। तुम ही तो हो जिसने उन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। तुम अपनी पत्नी को कुछ करने का मौका ही कहाँ देते हो? वह तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन तुम हो कि बहन का दामन छोड़ना ही नहीं चाहते। तुम बहन के सामने पत्नी के पूरे व्यक्तित्व को सिरे से नकार देते हो। फिर पिताजी बोले, बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी बहन से इतना स्नेह करते हो, लेकिन रिश्ते की सीमाएं बढ़ाओ। चंद्रिका को भी इसमें शामिल कर लो। और यही उसी का नतीजा था कि इस बार जब बहन का पत्र आया तो रवि ने जरा भी उत्साह नहीं दिखाया। अगले दिन सुबह उठे झूठे कप और प्लेटें समेटती चंद्रिका यह देखकर हैरान रह गई कि रवि ने पत्र को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया था और वह उसे नज़रअंदाज करते हुए पत्रिका पढ़ने में व्यस्त था। चंद्रिका बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अभी तक तुमने दीदी का पत्र क्यों नहीं पढ़ा? रवि अपनी हंसी रोकते हुए बोला, हाँ ठीक है, क्यों? तुमने पढ़ा ही होगा, खुद ही बता दो क्या लिखा है। चंद्रिका बोली, कल दोपहर की गाड़ी से आ रही है। ओके। यह कहकर रवि फिर से पत्रिका पढ़ने में व्यस्त हो गया। कुछ देर चंद्रिका वहीं खड़ी रही, उसे गौर से देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन रविवार था। सुबह सुबह रवि को अखबार में खोया पाकर चंद्रिका खामोश नहीं रह पाई और वह बोली, दीदी आने वाली, तुम्हें कुछ ख्याल भी है या नहीं? रवि बेख्याली से बोला, पता है, और फिर से नज़रें अखबार में गड़ा ली। चंद्रिका झुंझला उठी, क्या खाक पता है? कुछ सामान वगैरह लाना है या नहीं? रवि ने उसकी झुंझलाहट की परवाह नहीं की और शांत स्वर में बोला, तुम्हारा घर है, तुम जानो। कुछ देर तक रवि को घूरने के बाद चंद्रिका पैर पटकती हुई थैला और परस लेकर बाहर निकल गई। जब वापस लौटी तो भारी थैले के साथ पसीने से तरबतर थी। रवि आश्चर्यचकित था। वह कल्पना दीदी की पसंद की एक एक चीज छाट कर लाई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सवालिया नज़रों से चंद्रिका ने रवि की तरफ देखा तो वह बोला, तुम जो भी बनाओगी लाजवाब ही होगा, कुछ भी बना लो। रवि ने ऐसा कहा तो चंद्रिका ने उसे ऐसे घुरा मानो उसके सिर में सींग उग आए हो। दोपहर से पहले ही चंद्रिका सारा खाना तैयार कर चुकी थी। रवि ने तिरछी नज़रों से देख लिया कि चंद्रिका ने सभी चीज़ें कल्पना दीदी की पसंद की ही बनाई थी। ट्रेन के आने का समय हो गया। चंद्रिका बोली, स्टेशन जाने के लिए कपड़े निकाल दूं? रवि अपने आप को व्यस्त दिखाता हुआ बोला, उन्हें रास्ता तो पता है, ऑटो लेकर आ जाएंगी। चंद्रिका बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पता है ना कि वह अकेली आ रही, लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? रवि अपनी हंसी को छुपाते हुए बोला, अच्छा बाबा, जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम भी मेरे साथ चलो। हैरत से चंद्रिका बोली, मैं तुम दोनों के बीच में क्या करूँगी? रवि ने कहा, फिर मैं भी नहीं जाता। अंत में चंद्रिका नंद को स्टेशन लेने जाने के लिए तैयार हो गई। कल्पना ने जब चंद्रिका और रवि को स्टेशन पर उसकी राह ताकते पाया तो वह हैरत में पड़ गई, खिल उठी। चंद्रिका पैर छूने के लिए झुकी तो कल्पना ने उसे गले से लगा लिया। इस बार रवि नंद भाभी के रिश्ते के बीच में नहीं आया, वह उनसे अलग ही रहा। इस बार रवि ने देखा कि चंद्रिका उसकी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही। अगले दिन रवि ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो चंद्रिका बोली, छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? हम सब घूमने चलेंगे। रवि ने शरारती मुस्कान चेहरे पर बिखेरते हुए कहा, नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकता। इस बार छुट्टियां बचा रहा हूं क्योंकि इस बार मैं तुम्हें मंसूरी घुमाने ले जाऊंगा।
अभी छुट्टियां ले ली तो बाद में नहीं मिलेगी। पहले जब भी कल्पना मायके आती थी तो रवि छुट्टी बचाकर रखता था और कल्पना के आने पर अपनी सारी छुट्टियां बहन को घुमाने और उसके साथ बैठकर मौज मस्ती करने में बिताता था। इस बार कल्पना मायके आई तो रवि ने सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली। एक दिन रवि ने बहन से कहा, दीदी इस बार आप नाराज़ तो नहीं क्योंकि मैं आपको अधिक समय नहीं दे पाया। कल्पना बोली, नहीं रे, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मुझे इस बार एक और नया रिश्ता मिल गया। भाई तो अपना होता ही भाभी को अपना बनाना पड़ता है। मेरा मायका जो मुझे पहले कभी नहीं मिला, इस बार चंद्रिका ने मुझे दे दिया। कल्पना की आंखें नम हो गई। इस बार कल्पना को स्टेशन पर छोड़ने चंद्रिका और रवि दोनों आए। चंद्रिका ने कल्पना के चरण स्पर्श करते हुए कहा, दीदी पहुंचते ही फ़ोन कर देना और पत्र लिखती रहना, हमें इंतज़ार रहेगा। रवि नंद भाभी के प्यार को देखकर मंत्रमुग्ध था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।